गुड मॉर्निंग, सीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र का ये छठा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया गया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद से जो बाकी के जो 3-4 सेट जो बचे हुए हैं, आपसे बता दें कि इसके पहले जो 5 सेट हुए हैं तो लगभग जो प्रश्न दिए गए हैं सब उसी के आसपास है, यानी कि कोई विशेष इसमें कठिन या उसके कुछ अलग नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप उसके आधार पर भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आइए देखते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे थोड़ा शोरगुल बाहर है, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थानों को, सरकार को या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता होती है वो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिए सही है, यानी कि एक से अधिक के लिए सही जवाब होगा, क्योंकि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता व्यक्तियों को भी होती है, व्यावसायिक संस्थानों को भी होती है और सरकार को भी होती है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संस्थागत वित्त का साधन कौन है। संस्थागत वित्त का साधन कौन है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि संस्थागत वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक है, क्योंकि जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो विभिन्न संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराते हैं और कृषि क्षेत्र में 65% संस्थागत ऋण उपलब्ध होता है। इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं इसका कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये अगला प्रश्न है, यानी कि 13वां प्रश्न है, किस शहर को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, और इसका सही जवाब है मुंबई, यानी कि मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं भारत की, जबकि बेंगलुरु को भारत का विज्ञान की नगरी कहते हैं और मुंबई जो है कि सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। आइए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न है। इसका तीसरा प्रश्न है कि बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। ये अगला प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक या फिर राजकीय संस्थाएं। तो सही इसका जवाब है कि बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में व्यावसायिक बैंक जो है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और बिहार में व्यावसायिक बैंक ऋण देने में कठिनाई उत्पन्न हालांकि करती है और बिहार में साख जमा अनुपात के बीच संतुलन नहीं है, ये कारण है। हालांकि सही जवाब इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से 115वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत में जो वित्त आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ से ये 115वां प्रश्न था, वो दूसरा पेज हो गया था। ये 115वां प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। ये बताना है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, और उसमें 3 क्षेत्रीय ग्रामीण थे पहले, यानी कि उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार। अब जो है कि उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, यानी कि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक को हटा दिया गया है। तो इस तरीके से बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 2 है। और इसका नेक्स्ट है कि मांग अधिक क्या अर्थ है। मांग अधिक का अर्थ क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा जो है कि सब टर्म है। मांग अधिक का अर्थ होता है कि पूंजी की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है जब मांग और पूर्ति के बीच संतुलन होना चाहिए। मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होने पर वस्तु की कीमतें अक्सर बढ़ जाया करती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी में सही जवाब दिया हुआ है कि मूल्यों में ह्रास की प्रवृत्ति, ये जो है कि मांग अधिक का अर्थ होता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति द्योतक है। मुद्रास्फीति जो होता है, यानी कि जो इसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, तो मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति अधिक होने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए साख संकुचन करना चाहिए। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 118वां प्रश्न है कि विस्फीतिक अंतराल परिचायक है। विस्फीतिक अंतराल किसका परिचायक है, तो ये इस बात का परिचायक होता है कि पूर्ति की तुलना में काफ़ी कम मांग जब हो जाती है, यानी कि पूर्ति की तुलना में मांग का काफ़ी कम हो जाना, और पूर्ति की तुलना में मांग में काफ़ी कमी से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। 119वां प्रश्न है कि मांग अधिक की समस्या को कम किया जा सकता है। मांग अधिक की समस्या को किस विधि से कम किया जा सकता है। इसके लिए सही जवाब है कि कर की दर बढ़ा करके तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम करके हम मांग अधिक की समस्या को कम कर सकते हैं। यदि इसमें होता ये है कि अगर कर को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा तो जनता के पास यानी कि लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी और मांग में भी कमी आ जाएगी। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि
बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? बाजार नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चला है। ऑप्शन सी में इसका आंसर है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यता होता है। अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी एक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यता क्या होता है? तो देख लीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यता जो है कि न्यून रोजगार स्तर होता है, क्योंकि उसमें जो अर्थव्यवस्था पर जो स्वामित्व होता है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यून रोजगार का स्तर काफ़ी निम्न हो जाता है। ये ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और पूंजीवादी क्या है? तो अर्थव्यवस्था है और एक बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार केवल नियामक और नियंत्रक होता है। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति बताता है। मुद्रास्फीति क्या बताता है? यानी कि मुद्रास्फीति बताता है कि मूल्य स्तर में निरंतर और तीव्र वृद्धि होती है। यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। इसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, वस्तुओं की कीमतें भागने लगती हैं। 123वां प्रश्न इसके लिए होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। आर्थिक विकास किसे सूचित करता है? 123वां प्रश्न है। और आर्थिक, इसमें से देख लीजिएगा कि यहाँ जो ऑप्शन है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो जाती है, आर्थिक विकास से सूचित करता है। सिद्धांतों एवं रवैये में परिवर्तन भी होता है। और पारिस्थितिकी और वातावरण के प्रति चिंता, ये भी इसके लिए सही जवाब है। यानी कि आर्थिक विकास का ये मतलब है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि, और ये बताना है कि विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि के साथ और किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, ये इसके विकास का अर्थ होता है कि आर्थिक वृद्धि तो हो ही, साथ में सामाजिक परिवर्तन भी होना चाहिए। तो उसको हम जो है कि आर्थिक विकास के अर्थ में देखते हैं। तो इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हस्तक्षेप, यानी कि जो हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? लिसेज फेयर जिसको कहते हैं, तो ये किस अर्थव्यवस्था का अंग है? और ये जो है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह विशेषता है, क्योंकि पूंजीवादी में सरकार का हस्तक्षेप क्या हो जाता है कि बिल्कुल गौण हो जाता है। यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब इसके लिए है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रण है, या उसका कहें कि समन्वय है। और अगला प्रश्न है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है? 126वां प्रश्न है, आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो एक परिकल्पना है, यानी कि एक हाइपोथेसिस है। और ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और अर्थशास्त्री एक ही प्रकार की जब आर्थिक घटनाओं के कारण का उसका अनुमान लगाते हैं, और इस तरीके से हम, यानी कि आर्थिक घटनाओं के सामान्यतः अनुमानित व्याख्या देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं कि हाइपोथेसिस या परिकल्पना के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आर्थिक सिद्धांत का मतलब होता है। और नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण है। लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण क्या होता है? यानी कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो जानते हैं कि चूँकि समाजवाद, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या अगर लोकतंत्र को देखें, यानी कि समाजवादी लोकतंत्र का मतलब है कि चूँकि जो समाजवादी लोकतंत्र होगा या लोकतांत्रिक समाजवाद जिसे कहते हैं, तो वो सबकी भलाई के लिए बात करेगा और सबके बराबरी की बात करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब है। यानी कि इसमें से उसका कोई भी जो ऑप्शन है वो उसका सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि समाजवाद का मतलब होता है समाज के सभी लोगों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना, सबकी भलाई की बात करना। और समाजवाद जो है कि सभी लोगों के लाभ को बढ़ाने के लिए और एक साथ मिलकर काम करने के तरीकों का वर्णन करता है, या उस पर जो है कि जोर देता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो GNP है तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो NNP है, उसके बीच के अंतर किसके बराबर होता है? तो उसका जो बीच का अंतर होता है वो मूल्यह्रास के बराबर होता है, और उसको हम कई नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि पूंजीह्रास या पूंजी मूल्यह्रास कहते हैं। इसका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति कौन सी नहीं है? 129वां प्रश्न है। और देखिए इसमें जो आय पद्धति है, आय पद्धति, उत्पादन पद्धति और व्यय पद्धति, ये राष्ट्रीय आय की माप की विधि है, किंतु जो मैट्रिक्स पद्धति है ये माप की विधि नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उसमें किसे शामिल किया जाता है? देखिएगा, शामिल किसे किया जाता है ये बताना है, किसे शामिल नहीं किया जाता है इसकी बात है। तो शामिल किसको करते हैं देख लीजिएगा, तो इसमें जो गृहिणी की जो सेवाएं होती हैं, पेंशन तथा तस्करों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि चौकीदारों की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यानी कि सही जवाब इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। जो गृहिणी की सेवा है, तस्करों की आय है और जो पेंशन है, इसको जो है कि राष्ट्रीय आय में नहीं गिनते हैं।
तो इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको राष्ट्रीय आय में किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। कृषि की कौन सी जो क्रिया है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि जो जैव कृषि है, जैव कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। और एक तरीके से हम देखें कि भारत में एक राज्य है सिक्किम, जिसका नाम है, जो पूर्णतः जैविक कृषि पर आधारित है। और इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। यह अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। और वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, ये भी जानने वाली बात है। इसका ऑप्शन इसमें ए में दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदल करके एक्सिस बैंक रख लिया है। एक्सिस बैंक, ये किस, UTI इसका सही जवाब है, यानी कि जो UTI बैंक था उसने अपना नाम बदल करके एक्सिस बैंक रखा है। और UTI बैंक भारत का प्रमुख जो है कि म्यूचुअल फंड थी और फरवरी 1964 में उसका स्थापना हुआ था और अब उसका नाम जो है कि एक्सिस बैंक हो गया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है उसका मुख्यालय किस नगर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और इस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल और 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू वृद्धि दर का अभिप्राय किससे होता है। हिंदू वृद्धि दर ये किससे होता है, देख लीजिएगा। हिंदू वृद्धि दर यानी कि ये राष्ट्रीय आय की जो है कि इसका मतलब है, यानी कि राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर को प्रचलित किया है। और 1950 से लेकर के 1990 तक भारत का औसतन जो विकास दर था वो 3.5 से लेकर के और 4% के बीच रही, और इसे ही हिंदू विकास दर के नाम से जाना गया। यानी कि 1950 से 1990 के बीच का जो औसत विकास दर था उसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई थी। और नेक्स्ट है कि समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। सही जवाब इसके लिए क्या है, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कि मौद्रिक नीतियाँ जो है कि कम प्रभावी हो जाती है। यानी कि इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब है कि समांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से प्रभाव पड़ता है कि इसमें मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो पाती हैं। और काला धन ऐसा धन है जिस पर कोई भी कर नहीं लगा हुआ है और उसे कर वंचन करता है, यानी कि काला धन के स्रोत का पता नहीं होता है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट है कि ग्रेस्म का नियम है। ग्रेस्म का नियम क्या कहता है। ग्रेस्म का नियम है कि ये बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर कर देती है, यानी कि, और इस तरीके से ऑप्शन सी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट है नाबार्ड के बारे में है। नाबार्ड क्या है, तो देखिए नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। देखिए नाबार्ड जो है यानी कि उसका मुख्य कार्य है ग्रामीण जो है कि साख संचालन करना, यानी कि कृषि के क्षेत्र में वो जो लोगों को एक आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और नाबार्ड क्या है, तो कृषि क्षेत्र की एक सर्वोच्च संगठन कह सकते हैं, संस्था है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और ये कृषि के क्षेत्र में काफ़ी जो है कि अपना अहम योगदान देता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1870 में ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 1870 में कितनी थी, 420 रुपये इसका सही जवाब है। और भारत की बात करें तो 1867 से लेकर के 1868 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी और उन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी वो 20 रुपये थी। इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी यानी कि काफ़ी कमज़ोर थी और विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रही थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। अब 141वां प्रश्न है इसका कि किसके नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। ये अगला प्रश्न है। देखिएगा, ब्रिटिश नीति इसके लिए जिम्मेवार थी और ब्रिटिश जो शासन था या ब्रिटिश नीति जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को या भारतीय उद्योगों को चौपट करना चाहती थी और इस तरीके से उसके कारण जो है कि हस्तशिल्प उद्योग जो भारत के थे उनका पतन हो गया। और सबसे अधिक कमज़ोर सूती वस्त्र उद्योग की ब्रिटिश आर्थिक नीति में किया गया था, यानी कि सूती वस्त्र उद्योगों को ब्रिटिश आर्थिक नीति के तहत काफ़ी कमज़ोर किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम जो उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था
और इसका नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। 142वां प्रश्न है, भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। आप सब जानते हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि पर जो है कि यहाँ की मोस्टली जो आबादी है वो निर्भर है। और भारत में 48% जो रोज़गार है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है और देश के कुल निर्यात से लगभग 8% हिस्सा भी कृषि का ही क्षेत्र होता है, इसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान होता है ये बताना अगला प्रश्न है। कृषि में यानी कि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान जो है कि लगभग 18% है, यानी काफ़ी कम देख सकते हैं, क्योंकि इसके मुकाबले भारतीय कृषि में लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है यानी कि इसमें लोग जो है कि ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि उसका योगदान मात्र 18% है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में यानी कि भारतीय कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है और भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, कृषि का नहीं होता है, बल्कि जो सेवा क्षेत्र है यानी जिसको हम थर्ड सेक्टर कहते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आय में काफ़ी अपना योगदान देता है। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि देश की श्रम शक्ति का करीब कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है। कृषि में संलग्न कितने प्रतिशत है, तो 48%, यानी कि 48% लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में उसका योगदान सिर्फ 18% है। इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट इसका प्रश्न 145वां प्रश्न है कि देश में लगभग कितनी भूमि वास्तविक बोया गया क्षेत्र है। कितनी भूमि जो है कि लगभग वास्तविक बोया गया क्षेत्र है, 145वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है यानी कि 46% जो भूमि है वो वास्तविक बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और भारत के कुल बोया गया जो क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की खेती की जाती है, ये भी जानने वाली बातें हैं। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 43% जो हिस्सा है वो कृषि योग्य है। 146वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि में कम उपज के क्या कारण है। कम उपज का कारण क्या है, देख लीजिए। इसके लिए प्राकृतिक कारण भी जिम्मेवार होते हैं, संस्थागत कारण भी है और तकनीकी कारण भी है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। क्योंकि भारत में कभी कभी जो प्राकृतिक रूप से जो मानसून है वो भी प्रभावित करती है भारतीय कृषि को। तकनीकी कोई विकास या तकनीकी सहायता भारतीय किसानों को या भारतीय कृषि में नहीं मिलता है। नए नए उपकरणों का ये साधन यहाँ पे नहीं आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं और यही कारण है कि यहाँ के किसान जो है कि कृषि को उन्नत तरीके से नहीं कर पाते। संस्थागत रूप से भी कोई वित्तीय लाभ किसानों को जल्दी नहीं मिलता है। इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता दूसरे देशों की तुलना में है कैसी है, कम है, ज़्यादा है। देखिए, भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है दूसरे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि भारत में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब में होती है, जबकि इसके लिए कारण है और इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी कम है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है। निर्धनता की माप जो है कि कैसे की जाती है देख लीजिए। और इसके लिए देखिएगा, निर्धनता की माप आय के आधार पर की जाती है, उपभोग के आधार पर भी की जाती है और जीवन स्तर पे, यानी कि इसके लिए सही जवाब है यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, क्योंकि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है इसमें। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या सबसे अधिक है। निर्धनों की तुलना बिहार की तुलना में किस में ज़्यादा है, तो देख लीजिएगा, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें भारत में सबसे निर्धन राज्यों में 51% जो है, यानी कि 51% 9% था वो बिहार का प्रथम स्थान था उसमें, और झारखंड 42% के साथ दूसरे स्थान पर था, और उत्तर प्रदेश में 38% वो तीसरे स्थान पर था। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि निर्धनों की संख्या जो है कि बिहार के बाद से बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या सबसे ज़्यादा यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं, 150वां प्रश्न है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। तो गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए इसमें से कौन से काम हो सकते हैं, यानी कृषि का विकास किया जाना चाहिए, उचित जल प्रबंधन भी जरूरी है और पर्याप्त निवेश की भी आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है। एक से अधिक इसके लिए राइट आंसर होगा। तो ये 7वां टेस्ट सीरीज था, ये 6ठा टेस्ट सीरीज था ये, और इसके बाद सब 7वां टेस्ट सीरीज भी देखते हैं। आइए अब देखिए, इसका देखते हैं 7वां टेस्ट सीरीज है ये, और इसका पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। आप इसको जल्दी से देख सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसको हम कोशिश करेंगे कि जल्द से इसको अधिक से अधिक जो है कि कम समय में इसको समाप्त किया जाए। फिलहाल देख लीजिए आप, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुई थी, अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि इसे सितंबर 2001 में लागू किया गया था और उसमें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाई गई थी। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। बताना है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, और इसके लिए सही जवाब है कि शिक्षित बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, यानी एक ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
जबकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, और ये दोनों ही जो है कि कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है? किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है? और इसका सही जवाब है, देख लीजिएगा, इसके लिए हमको विस्तृत कृषि की भी आवश्यकता पड़ेगी, गहन कृषि करनी पड़ेगी और तकनीकी विकास की भी आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट है कि बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? बिहार में किन फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो देश में देखिएगा, यहाँ से सही जवाब इसका है कि बिहार में यानी कि मखाना की भी खेती होती है, लीची की भी खेती होती है और आम जो है ये भी, यानी कि इसमें से सही जवाब एक से अधिक है इसके लिए, यानी कि एक से अधिक जो है कि फलों के उत्पादन बिहार में मुख्य रूप से होता है। इसका 115वां प्रश्न है कि देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? कुल लीची उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा जो है कि वो बिहार में उत्पादन होता है। और आप जानते हैं कि बिहार में जो शाही लीची है यानी कि मुजफ्फरपुर की जो लीची है वो काफ़ी विख्यात है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रम के अंतर्गत आता है? कौन सा कारक जो है वो श्रम के अंतर्गत आता है? देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन के अनुसार यानी कि जो शिक्षक द्वारा जो वर्ग में अध्यापन किया जाता है वो अध्यापन जो है कि श्रम के अंतर्गत आता है। और अर्थशास्त्र में हम श्रम के अंतर्गत उन चीज़ों को लेते हैं या उन कार्यों को ही लेते हैं जिससे आर्थिक लाभ होता है। यानी कि यदि एक महिला एक घर से जा कर के दूसरे घरों में खाना बनाती है तो आर्थिक क्रिया हुआ, लेकिन यदि वही महिला अगर अपने घर में खाना बनाती है तो उससे गैर आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी कि उसे हम आर्थिक श्रम में शामिल नहीं करेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? देख लीजिएगा, ऑप्शन सही जवाब इसके पास क्या है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि एक निष्क्रिय साधन होता है, क्योंकि उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, साहस की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है? इसमें से कौन सी वस्तु जो है कि पूंजी है? ऑप्शन आप देख सकते हैं कि किसान का जो हल होता है वो एक प्रकार के पूंजी है, यानी कि किसान अपने हलों से उत्पादन का कार्य करता है और जिन वस्तुओं से या जिन वस्तुओं के प्रयोग से उत्पादन का कार्य होता है उसे हम पूंजी करते हैं। तो इस तरीके से इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा। कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात किया गया था, ये कब से शुरू किया गया था? अगला प्रश्न है, और इसके लिए सही जवाब यानी कि 1966 सही जवाब इसके लिए होगा। और 1966-67 में आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति हुई थी, और हरित क्रांति का जन्म स्थल भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय था, यानी कि वहीं से भारतीय कृषि में हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। देश में हरित क्रांति जो हुई थी उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो देख लीजिएगा, इसमें उत्तम किस्म के अधिक उपज देने वाले बीज उसमें लाया गया था, आधुनिक तकनीक भी लाया गया था, रासायनिक उर्वरकों का भी काफ़ी उपयोग किया गया था, और इन सभी के बदौलत जो है कि हमारे भारतीय कृषि में उस समय काफ़ी उत्पादन हुई और काफ़ी जो है कि कृषि के क्षेत्र में पैदावार काफ़ी बढ़ा था, और जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम अगला प्रश्न देख सकते हैं कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति का अर्थ है कि कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करना और खेतों में यानी कि हरियाली को बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब इसके लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब 1960 और 61 में इस कार्यक्रम को लाया गया था, और इसके द्वारा प्रायोगिक रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया था, जबकि 1960 के दशक में गहन पशु कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट है कि देश में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? देश में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1964-65 इसका सही जवाब होगा। और इस तरीके से जो द्वितीय हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, आपको मान सकते हैं कि 2006 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि प्रथम हरित क्रांति की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय किसान सिंचाई के लिए आश्रित है। भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से किस पर आश्रित होते हैं? इसमें देख लीजिए, भारतीय किसान जो है कि विशेष करके मानसून पर सबसे पहले होते हैं, उसके बाद से नहरों पर और कुआं नलकूपों के द्वारा भी भारत यानी कि सिंचाई होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। जबकि इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन कौन है? 125वां प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके सामने है, और आप बताइए कि इसमें देखिए सर्वाधिक, देखिए इसमें कुआं है, अन्य साधन है, और कुएं और नलकूप है। तो सर्वाधिक जो सिंचाई का साधन है वो कुआं है और नलकूप है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 10वीं जो योजना में अतिरिक्त सिंचाई सृजन क्या था, ये बताना है। 10वीं योजना में जो है पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सिंचाई सृजन रखा गया था, यानी कि ये ऑप्शन ए में जो दिया गया है, यानी कि 15.16 मिलियन हेक्टेयर जो है उसमें उसका टारगेट था।
और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से लेकर के और 2007 तक थी। इसका नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई के साधन है। अभी ये प्रश्न आया भी था, यानी कि जो अभी फिर से रिपीट हो गया, यानी कि एक सटीक इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से संस्थागत बीज का साधन कौन है। संस्थागत बीज जो है कि वो व्यावसायिक बैंक बने उपलब्ध कराते हैं, और व्यावसायिक बैंक जो है मुख्य रूप से संस्थागत बीज के साधन है, और ये विभिन्न क्षेत्रों में बीज यानी कि उपलब्ध कराते हैं। भारत में लगभग 35% जो है कि ऋण कृषि सेवाओं में, कृषि क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इस तरीके से इसका अगला है कि संस्थागत बीज प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं। ये नेक्स्ट इसका प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इसका सही जवाब यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो संस्थागत बीज प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। इसका अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न भी पिछली बार आपको बताया गया था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, यानी कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड जो है कि कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है, यानी कृषि क्षेत्र में काफ़ी जो है कि वित्तीय सहायता पहुँचाता है। अगला प्रश्न यहाँ से है कि निम्नांकित में से दीर्घकालिक कृषि बीज प्रदान करने वाली संस्था कौन है। दीर्घकालिक कृषि बीज प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। इसका सही जवाब है यानी कि भूमि विकास बैंक जो है वो जो है कि दीर्घकालिक कृषि बीज प्रदान करती है। और इस तरीके से भारत का जो अधिकांश विदेशी ऋण का जो भाग है वो दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत ही आता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि साख के कितने स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है साख के मुख्यतः 3 स्रोत पाए जाते हैं। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट है कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख स्रोत का उदाहरण है। 133वां प्रश्न है नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये स्रोत, ये यानी कि संस्थागत कर सकते हैं कि संस्थागत साख स्रोत के उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट है कि उपभोग साख किसका उदाहरण है। उपभोग साख ये किसका उदाहरण होता है, तो ये जो है कि अनुत्पादक साख का उदाहरण होता है, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। इसका 135वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। 135वां प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर किसके बराबर होता है। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, देखिए इसकी पिछले बार भी मिला हुआ था। और इसे जो है कि हम पूंजी मूल्य ह्रास के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका अगला प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। 136वां प्रश्न है, और सही जवाब इसका 29 जून होगा, यानी कि जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 29 जून आप याद कर सकते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है। ये किस बात पे जोर देता है। जो हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये चिरस्थायी विकास पर जोर देता है, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और इसका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। दादा भाई नौरोजी इसके लिए सही जवाब है। 1867-68 में उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और उसमें भारत में प्रति व्यक्ति आय उन्होंने मात्र 20 रुपये बताया था। इस तरीके से इसका अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ये बताना है कि किस वर्ष में इसका गठन हुआ था। और इसे 1949 में इसका गठन किया गया था, और उसमें जो है कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस में मापा जाता है, और इसको जो है कि उत्पाद को यानी कि स्थिर दामों पर मापा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया है। 141वां प्रश्न है, इसमें नाम बताना है। देखिए आपके ऑप्शन सामने है कि कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था। और इसका सही जवाब यानी कि है ऑप्शन बी में जो दिया है, यानी कि BKRB राव जो है कि उन्होंने ये अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था। और 142वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा है, यानी कि प्रति व्यक्ति GDP में सर्वोच्च रैंकिंग होने के साथ साथ इसकी GDP विशालतम है। ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका सही जवाब महाराष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र में जो है कि प्रति व्यक्ति जो GDP में सर्वोच्च रैंकिंग होने के साथ साथ इसकी GDP भी काफ़ी विशाल है। और प्रति व्यक्ति आय भारत में गोवा राज्य का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ से है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब है कि यानी कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को व्यक्त किया जा सकता है। और इसका 144वां प्रश्न है कि किसी समय अवधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई वस्तुओं के कुल योग को क्या कहते हैं।
काफ़ी आसान सा प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि इसे जो है कि हम यानी कि जीएनपी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यानी कि इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ई में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 145वां प्रश्न इसका होगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि जब लोग अपने वस्तुओं का अदला बदली करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे तो उस समय भी कुछ कठिनाइयाँ होती थी। ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन सी कठिनाइयाँ जो है कि उसकी मुख्य रूप से थी। तो इसमें देख लीजिएगा, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये सबसे उसका प्रमुख जो है कि कठिनाई थी। मूल्य के मापन में भी कठिनाई होती थी और लेन देन के बीच समायोजन की भी कठिनाई थी। यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है। मुद्रा यानी कि मुद्रा सबसे पहले किस रूप में आई थी। तो मुद्रा का सबसे प्राचीनतम जो रूप है यानी कि वस्तु मुद्रा था, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। फिर बाद में जो है कि अन्य मुद्राओं का प्रचलन हुआ और चांदी के सिक्के इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं, यानी कि चांदी के सिक्के विशेष करके मौर्य काल में उसको पर्ण कहा जाता था। और जबकि भारत में सोने के जो सिक्के चलाए गए थे वो सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। 147वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि देख लीजिए, किस धातु का मुद्रा जो है कि सबसे पहले चला था। चांदी और सोना जो है, चांदी और सोना धातु का मुद्रा सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक उसका प्रयोग हुआ था। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है। 148वां प्रश्न इसका है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा के भी कई कार्य होते हैं, तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। ऐसे मुद्रा के कई कार्य बताए गए हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है कि विनिमय का माध्यम है, यानी कि मुद्रा एक माध्यम बनता है कि हम वस्तुओं का या सेवाओं का विनिमय करते हैं। और इसका नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है। अर्थशास्त्र में बाजार का क्या मतलब है। ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका सही जवाब क्या हो सकता है, यहाँ से देख लीजिए। अब अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब क्या होता है, यानी कि बाजार का मतलब है कि वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता में निकट संपर्क होता है तथा मूल्य में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का उद्भव होता है इससे। और 150वां प्रश्न है कि इनमें से किनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जवाब यानी कि सोना, चांदी, पेट्रोल, फिर या दूध, दही, इसमें से कौन सही जवाब है। तो एक इसमें से देखिए, मुख्य रूप से जो सोना चांदी दिया है और जो पेट्रोल है, इनका जो बाज़ार होता है अंतर्राष्ट्रीय होता है। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक।